आज को हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी देखना है। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, आपका कौन सा सेक्शन से स्टार्ट होता है? हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 22 टू 27 तक आपका रहता है। तो सेक्शन 22 क्या होता है? सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन। जैसे हम लोग सैलरी में भी हम लोग देख रहे थे कि कौन सा सेक्शन आपको चार्ज कर रहा था, वो पहले डिस्कस करना है। फिर वहां पे क्या रहेगा कि आपको डिफाइन क्या रहेगा कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम का डेफिनेशन में आपका कौन कौन टाइप का इनकम आपका इंक्लूड करना है। तो चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। सेक्शन 23 क्या बोल रहा है आपको? सेक्शन 23 आपको बोल रहा है कि आपको कंप्यूटेशन कैसे करना है। कंप्यूटेशन यानी आपको जैसे सैलरी का कंप्यूटेशन आपने किया था, यहाँ पे भी सेम ये एसओपी, एलओपी और डिम्ड एलओपी, इसका बेसिस में अगर होता है आपका, अगर एलओपी मतलब क्या है, आपका लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी रहता है। आप अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रखा हुआ है, उसको आपने रेंट में दिया हुआ है, तो आपको कंप्यूट कैसे करना है। अगर आपका ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आप उसको कैसे कंप्यूट करना है। और फिर आपने उसको अगर मान लिया कि ये लेट आउट, डिम लेट आउट है, उसको माना जा रहा है कि वो रेंट में, एक्चुअल में रेंट में नहीं गया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो रेंट आउट हुआ है, तो उसको आपको कैसे कंप्यूट करना है, ये सब चीज डील करेगा आपका सेक्शन 23। सेक्शन 24 आपको डिडक्शन देता है। जैसे आपको सैलरी में सेक्शन 16 आपको डिडक्शन दे रहा था, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 24 आपको डिडक्शन दे रहा है। सेक्शन 24 आपको दो टाइप का डिडक्शन देगा। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने अगर कोई भी लोन लिया है आपका हाउस प्रॉपर्टी को प्रोक्योर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, तो अगर आपने इन सब चीजों के लिए अगर आपने लोन लिया है, तो उन लोन का जितना भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है या एक्रू हो रहा है, तो आपको उतना का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये कौन बोल रहा है आपको? सेक्शन 24 बोल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन एक दिया जा रहा है। आप एक्चुअल में एक्सपेंस करें या ना करें, आप उस घर में रहे या ना रहे, उससे मैटर करना चाहिए कि नहीं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको क्या है, 30% का दे रहा है, लेकिन वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आप रह रहा है या नहीं रह रहा है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या अनऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको खर्चा करो या ना करो, उसका ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं है। आप खर्चा करने से भी आपको डिडक्शन 30% का ही मिलेगा, और आप खर्चा नहीं भी करता है, कैश में करता है, बैंक में करता है या नहीं भी करता है, तो तब भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा। लेकिन ये जो 30% का डिडक्शन मिल रहा है, वो किसका ऊपर मिलता है? 30% शुड बी ऑफ समथिंग। तो ये क्या है वो हम लोग देखेंगे। फिर बाद में ये आपका आ गया सेक्शन 25। सेक्शन 25 फिर आपको बोल रहा है कि अगर आपको सेक्शन 22 में आपको अगर कुछ इनकम हो रहा था, वो आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लिया था। हाउस प्रॉपर्टी कैसा था? ये लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है या डिम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। फिर उसका ऊपर आपने डिडक्शन भी दो टाइप का ले लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपने दो डिडक्शन ले लिया है। फिर उसका बाद में अगर आपको आपका घर का वजह से अगर आपको अनरियलाइज रेंट था, आपने उसको लेट आउट करके रखा था, और आपका जो टेनेंट था उन्होंने क्या कर दिया, आपको रेंट पेमेंट नहीं कर रहा था, रेंट का पेमेंट नहीं किया था, वही पेमेंट आपको अगर सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको मिल जाता है, तो आपको टैक्स कौन सा सेक्शन अंडर में लगाना है? सेक्शन 25 उसको डील करता है। फिर सेक्शन 25B अगर ये भी बोलता है कि आपको अगर एरियर का रेंट मिलता है, तो वो भी आपको जिस साल में आपको मिल रहा है उसी साल को आपको उसका ऊपर में कंप्यूटेशन करना है, उसको तभी टैक्सेबल बनाना है। सेक्शन 26 आपको डील करता है को ओनरशिप का साथ में। को ओनरशिप मतलब क्या हो गया आपका, जैसे आपका एक प्रॉपर्टी है, उसमें आपका
शेयर क्या है 50-50% है। तो यहाँ पे एक ओनर हो गया, दोनों क्या है आपका को ओनर्स है, सिंगल ओनरशिप किसी का पास नहीं है। फिर आ गया डीम्ड ओनर कि एक्चुअल में आप ओनर उस प्रॉपर्टी का नहीं है, लेकिन आपको ओनर बोल के माना जाएगा। आप उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, लेकिन तब भी आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर बोल के माना जाएगा। तो ये सेक्शन कौन कौन सा सेक्शन आपको बोलते हैं? सेक्शन 27। तो 22 से 27 तक आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको देखना है। अभी हम लोग आ जाते हैं कि सेक्शन 22 जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या बोलता है कि मुझे कब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करना है, कब उसको चार्ज करना है। तो पहला ही आपको लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि 30% ऑफ समथिंग जो रहता था, किसका 30% निकालना था? तो ये आपका एनुअल वैल्यू का ऊपर में आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो एनुअल वैल्यू का कुछ बेसिस है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, निकालना पड़ेगा। तो सेक्शन 22 बोल रहा है कि आपको अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेना है तब पहले आपको एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, उसमें खाली हाउस प्रॉपर्टी में क्या होना पड़ेगा? आपको बिल्डिंग रहना पड़ेगा। लैंड एपोर्टिनेंट देयर टू, मतलब साथ में आपका लैंड भी रह सकता है। हाउस प्रॉपर्टी बोलने से खाली बिल्डिंग नहीं आएगा, आपका उस हाउस प्रॉपर्टी का बिल्डिंग का साइड में, अगर बिल्डिंग का एरिया में अगर कोई भी लैंड रहता है उसको भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करना है। एज पर सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में लैंड का भी वैल्यू आ जाएगा या आपका घर का भी वैल्यू आ जाएगा। एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड एपोर्टिनेंट देयर टू ऑफ व्हिच एसएससी इज द ओनर। तो पहले आपको क्या देखना है? एनुअल वैल्यू निकालना है। सेकेंड आपका लैंड प्लस बिल्डिंग रहना चाहिए। थर्ड में आपको ओनर होना पड़ेगा। अगर आप ओनर नहीं है तो आपको सेक्शन 27 जो बोल रहा था आपको डीम्ड ओनर होना पड़ेगा। ऑफ विच एसएससी इज द ओनर अदर देन सच पोर्शन ऑफ such property as he may occupy for the purposes of any business। यहां पे क्या बोला? other than such portion, मतलब उस पोर्शन को नहीं पकड़ना है जिस पोर्शन को उसने ऑक्यूपाई किया है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपका पास कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है और आप उसको अपना बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लगाया है, यूज कर रहा है, तो उसको आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करना है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एज पर सेक्शन 22 द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, फोकस तो ठीक है, फोकस तो ठीक। द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का आपको या लैंड एपोर्टिनेंट देयर टू, मतलब आपको उस सराउंडिंग लैंड का और उस बिल्डिंग का आपको एनुअल वैल्यू निकालना है। देयर टू ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर, एसएससी को क्या होना पड़ेगा? ओनर होना पड़ेगा, मालिक होना पड़ेगा। अदर देन सच पोर्शन, उसको छोड़ के इसको पकड़ लिया। अदर देन सच पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, other than such portion of property as he may occupy for the purpose of any business or profession carried on by him shall be chargeable to income tax under the head income from house property। तो इन सबको other than, इन सबको, बाकी सब जो भी लैंड आपका आएगा उन सबको आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेना है। एक बार इसको पकड़िए फिर से। अदर देन सच प्रॉपर्टी को आपको नहीं पढ़िए तो एक बार। द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड एपोर्टिनेंट देयर टू
ऑफ विच एसएससी इज द ओनर शेल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। ठीक है, तो इस बीच वाला को जिस सबको हम लोग ने काट दिया है उसको आपको नहीं पकड़ना है। फिर यहाँ पे क्या है, इट इज एन एक्सेप्शनल फीचर ऑफ दिस हेड दैट रादर देन एक्चुअल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपका इनकम हो या ना हो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना ही पड़ेगा, एक्चुअल इनकम हो या ना हो। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल, एनुअल वैल्यू को ही पकड़ता है, आपका पास पैसा आए ना आए उससे मैटर नहीं करता है। तो पहले अभी हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है। Annual value of the property is taxable rather than actual income of the property। इनकम को नहीं पकड़ रहा है, वहां पे किसको पकड़ रहा है, एनुअल वैल्यू को पकड़ रहा है। एनुअल वैल्यू में भी हमें देखना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक रहता है, फिर एक रहता है नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, सेम चीज यहां पे बोला है। हाउस प्रॉपर्टी में आपका क्या रहना पड़ेगा, बिल्डिंग लैंड रहना पड़ेगा, आपको ओनर होना पड़ेगा और उसका यूसेज बिल्डिंग एंड प्रोफेशन में नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 22 क्या बोल रहा था आपको कि आपने ये सब चीज, ये तीन चीज आपने देख लिया है, एसएससी ओनर होना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग होना पड़ेगा, प्रोफेशन में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना पता चल गया है। फिर अभी आपको देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी कितना टाइप का हो सकता है। सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकता है। सेल्फ ऑक्युपाइड कैसे हो सकता है कि एक बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग का ओनर आप है और आप उसी बिल्डिंग में अगर आप क्या कर रहा है, रह रहा है, आप अपना स्टे खुद का ही प्रॉपर्टी में कर रहा है, तो वो हो गया आपने सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड का भी एनुअल वैल्यू निकलता है कि नहीं, क्योंकि आपको एनुअल वैल्यू निकालना है, सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू निकलेगा। फिर आपने अगर रेंट आउट करके रखा हुआ है अपना हाउस प्रॉपर्टी को, फिर उसका भी आपको एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर आपने अगर डीम्ड माना गया है कि आपने लेट आउट करके रखा हुआ है, तब भी आपको उसको एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर एनुअल वैल्यू कौन सा सेक्शन बोल रहा है, आपको एनुअल वैल्यू बोल रहा है आपका सेक्शन 23। सेक्शन 23 में हम लोग ने क्या देखने वाला था, सेक्शन 23 आपका लिए किस लिए था कि कंप्यूटेशन कैसे कर रहे हैं, और कंप्यूटेशन का अंदर में ही आपका एनुअल वैल्यू का बारे में बताया गया है। इन सब का साथ में आपका एनुअल वैल्यू का बारे में भी बताया है। एनुअल वैल्यू क्या है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिल्डिंग। अर्निंग्स का बारे में नहीं बोल रहे, अर्निंग्स कैपेसिटी का बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको देखना है कि ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी भी मुझे पता चल गया, ऑनर भी है हम, और मुझे एनुअल वैल्यू भी पता चल गया। फिर आपका पास क्या रहना चाहिए था, बिल्डिंग रहना चाहिए था। अगर आपका पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग क्या होना पड़ेगा, उसका कंप्लीटेड स्ट्रक्चर रहना पड़ेगा, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना पड़ेगा। अगर वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है तो वो बिल्डिंग को आप सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट बोल के नहीं मान सकते। तो आपका इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, और उस बिल्डिंग को तब तक, उस स्ट्रक्चर को हम लोग तब तक बिल्डिंग मानेंगे जब क्या होगा, उसका 4 वॉल विथ रूफ रहना पड़ेगा। अगर 4 वॉल्स विद रूफ नहीं है तो उसे हम लोग बिल्डिंग बोल के नहीं मान सकते। और फिर एक बिल्डिंग को अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आपने लेके रखा हुआ है और उसको लेट आउट किया है, कमर्शियल पर्पस के लिए लेट आउट करके रखा हुआ है, तो आपका नेसेसिटी क्या चीज है, ओनली 4 वॉल्स। रूफ ऑप्शनल है, रूफ नहीं रहने से भी आपका बिल्डिंग लेट आउट हो सकता है और उसका एनुअल वैल्यू भी कंप्यूट हो सकता है। फिर आपका आ जाता है लैंड में, कि लैंड कैसा होना पड़ेगा आपका, लैंड अटैच्ड विद बिल्डिंग अगर रहता है, बिल्डिंग जैसे हमने क्या बोला था कि बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी हाउस ही नहीं रहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में कैसे आएगा, तो हाउस प्रॉपर्टी विद लैंड अगर रहता है तभी जाके उसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे। अगर वो खाली सिंगल पीस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड अगर है तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रहेगा, अगर वो आपका बिजनेस ना हो। ओनर होना पड़ेगा कि नहीं,
रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? जिसका बारे में आपका स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का पास में जिसका रजिस्टर्ड रहेगा, जिसका नाम रजिस्टर्ड रहेगा, वही क्या हो जाएगा? आपका ओनर बनेगा। डीम्ड ओनर कब होता है? डीम्ड ओनर इन 6 केसेस में होता है, जो कि आपका सेक्शन 27 ने बता करके रखा हुआ है। फिर ओनर अगर ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, खुद ओनर नॉट ऑक्यूपाइंग द बिल्डिंग फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ये क्या था कि ओनर को अपना बिल्डिंग को अपना ही बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं कर रहा है तब ये हाउस प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन ओनर ने क्या कर दिया? अपना ही बिल्डिंग खुद यूज नहीं कर रहा है, खुद अपना बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है और अपना प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सेम बिल्डिंग को खुद भी नहीं रह रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? अपना एम्प्लॉयज को सेम बिल्डिंग लेट आउट करके रख दिया है। तो क्या होगा? तो ये आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज हो जाएगा उसका एनुअल वैल्यू को। आप ओनर है, आप अपना बिल्डिंग को बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज नहीं किया है, तब आपको कहां पे चार्ज करना चाहिए था? हाउस प्रॉपर्टी में करना चाहिए। लेकिन आपने सेम चीज को लेट आउट कर दिया है, किसको? एम्प्लॉइज को, तो आपका लिए पीजीबीपी में चार्ज होगा। लेकिन अगर आपने अदर्स को चार्ज किया है, लेट आउट करके रखा हुआ है, तो आपका ये हाउस प्रॉपर्टी में ही रहेगा। ठीक है, तो फिर आपको देखना है कि सम एक्सेप्शंस भी है आपका। एग्जम्पशंस क्या है? एक्सेप्शंस क्या है आपका सेक्शन 22 में? सेक्शन 22 क्या बोल रहा था कि आपको ओनर रहना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग रहना पड़ेगा, और उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपको यूज नहीं करना है। तब जाके क्या होगा? वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। तो एक्सेप्शंस क्या बोल रहा है कि आप अगर ओनर नहीं भी होता है तब आपको सेक्शन 20 में भी, सेक्शन 22 में आपको हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करना पड़ेगा। इन सब का केसेस का अलावा अगर आप इन सब केसेस को फॉलो भी नहीं कर रहे तब भी ये हाउस प्रॉपर्टी में कब माना जाएगा? कि अगर आपको क्या है, बिल्डिंग यूज फॉर ओन बिजनेस, अगर आपने खुद का बिजनेस के लिए यूज कर दिया तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। लेटिंग आउट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस। लेटिंग आउट आपको करना पड़ रहा है, किस लिए? आपका बिजनेस का वजह से। तो ये बिजनेस का साथ में आ गया, तो ये आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। अगर प्रॉपर्टी से इनकम अगर जो भी अर्न होता है वो एग्जाम्प्ट ही है, टैक्स से ही नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आपका हाउस प्रॉपर्टी में वो नहीं आएगा। सेक्शन 22 बोल रहा है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम अर्न कर रहा है तो वो चार्ज होना चाहिए था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 22। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 आपको चार्ज होना चाहिए था। लेकिन इन सब केसेस में आपको हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको इनकम मिल रहा है तब भी क्या होगा? वो हाउस प्रॉपर्टी का में टैक्सेशन नहीं लगेगा। पहला है क्या कि अगर आप बिल्डिंग अपना ही बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं रहेगा। लेटिंग आउट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, आपको लेट आउट करना पड़ रहा है अपना बिजनेस का वजह से, तब नहीं होगा। उससे अगर इनकम भी आ रहा है तो भी वो इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर अगर आपका प्रॉपर्टी का इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 13 और 11, तब जाके 10, 13, 11, 12, तो आपका ये सब इनकम में भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और साथ ही साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी उसको इंक्लूड नहीं करना है। प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, रेंट रिसीव बाय पॉलिटिकल पार्टीज,
ट्रेड यूनियन, लोकल अथॉरिटी का इनकम अगर प्रॉपर्टी से हो रहा है, इन सब चीज़ों में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करना है। फिर अभी आगे हम लोग ओनरशिप में अभी बात करेंगे कि ओनर कौन होना चाहिए। कि आपने तो देखा था कि अगर रजिस्टर्ड ओनर होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपका स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी में आपका रेवेन्यू ऑफिसेस में, रेवेन्यू सर्कल में आपका नाम रहना पड़ेगा। और डीम्ड ओनर होने के लिए आपको सेक्शन 27 में 6 केसेस था, उन सबको पकड़ना है, जो कि यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ओनर कौन है, एक लीगल ओनर या डीम्ड ओनर, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा है। लीगल ओनर कौन है, पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग, ये हो गया आपका लीगल ओनर, जिसका पास कौन है, ये प्रॉपर्टी है, वो हो गया आपका लीगल ओनर। लेकिन यहाँ पे क्या बात है कि कोई भी अगर इंसान जो बिल्डिंग ओन कर रहा है, उसको ये नेसेसिटी नहीं है कि वो लैंड का भी मालिक हो। इसका मतलब क्या है कि ये लैंड पर्सन ए का हो सकता है और ये बिल्डिंग पर्सन बी का हो सकता है। ये नेसेसिटी नहीं है कि पर्सन बी जो इस बिल्डिंग का मालिक है वो लैंड का भी मालिक हो, वो नेसेसिटी नहीं है। फिर एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। मतलब क्या है, बिल्डिंग और लैंड का मालिक दोनों सेम नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन ये एक्सेप्शंस बोलेगा कि आपको लैंड का मालिक और हाउस प्रॉपर्टी का मालिक, दोनों का मालिक सेम रहना पड़ेगा। ये कब होता है, ये इन दो केसेस में होता है कि जहां पे क्या है, आपका प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, और डीम्ड ओनर का केसेस में आप दोनों चीज ही आपको पास रहना पड़ेगा। इफ द टाइटल ऑफ द ओनरशिप इज अंडर डिस्प्यूट, आपका लड़ाई चल रहा है, इन केस ऑफ लॉ किसका पास, कोर्ट में आपका लड़ाई चल रहा है, द डिसीजन अबाउट हु इज द ओनर रेस्ट विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब पेपर में क्या है, इस लैंड का मालिक दो भाई का बीच में केस चल रहा है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी में इसका मालिक है, प्रॉपर्टी में इनका नाम है और ये मालिक है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद अपना तरफ से डिसीजन लिया है कि ये मालिक कौन होगा, बी होगा, क्योंकि इनको पैसा रेंट मिल रहा था, एक्चुअल में पैसा इनको मिल रहा था, लेकिन पेपर में नाम इनका था, तो पैसा जिनको मिल रहा था उन्हीं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑनर बोल के मान लिया, और आपको भी वही मान के चलना पड़ेगा कि मालिक दूसरा हो सकता है, लैंड का मालिक दूसरा हो सकता है, और आपको एक्चुअल में लैंड का मालिक नहीं होने से भी आपका ऊपर में भी टैक्सेबल हो सकता है। डीम्ड ओनर में क्या है कि आपको ओनर नहीं है, एक्चुअल में आप उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, लेकिन तब भी आपको मालिक बोल के माना जाएगा। कब कब हो सकता है, अगर आपने ट्रांसफर, आपका प्रॉपर्टी जो है आपने ट्रांसफर कर दिया किसको, अपना स्पाउस और माइनर चाइल्ड को कर दिया है, तब क्या होगा, जिन्होंने ट्रांसफर किया है वो डीम्ड ओनर हो जाएगा। डीम्ड ओनर क्यों हुआ, क्योंकि आपने, मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, अपना स्पाउस को कर दिया है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो क्या हो जाएगा, लैंड का प्रॉपर्टी किसका नाम पे आ जाएगा, अंडर नेम ऑफ स्पाउस आ जाएगा। एक्चुअल ओनर तो स्पाउस है, लेकिन आपने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया था फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब क्या है, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू मान लीजिए 50 लाख था, आपने अपना प्रॉपर्टी को
10,000 में दिखा के बेच दिया बोल के ट्रांसफर कर दिया अपना वाइफ को दिखा दिया। तो जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख रहना चाहिए था, आप उसको 10 लाख में 10,000 में अगर बेच दे रहा है या ट्रांसफर कर दे रहा है, तब आपको आप ही को क्या माना जाएगा, एक्चुअल ओनर बोल के माना जाएगा। प्रॉपर्टी में किसी का भी नाम हो, प्रॉपर्टी का रजिस्टर ऑफिस में, लैंड का रजिस्टर ऑफिस में अगर किसी का भी नाम हो, वो मैटर नहीं करेगा। तो जिन्होंने ट्रांसफर किया था वही क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और अंडर सेक्शन 27 उसको डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है आपका कि आपने ट्रांसफर किया है अपना स्पाउस और माइनर चाइल्ड को। ये एप्लीकेबल किसका होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल का ऊपर होता है या पर्सन का ऊपर में हो जाएगा। वो पर्सन क्या करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू हिज स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, आपको ट्रांसफरर ही एक्चुअल ओनर या डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। फिर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का अगेंस्ट में आपने काम किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम ये काम एक कर देता है आपका, हमें आपका ये काम कर देगा, ये वाला जगह तो हम भर देता है, तो आप हमको क्या करना, ये वाला प्रॉपर्टी भी मुझे दे देना। मुझे पैसा नहीं देने का वजह से आप क्या करेगा, हम ये जगह में आपका काम कर देगा, लेकिन आप मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी मिस्टर ए का है और इस प्रॉपर्टी में काम करना था। तो इस प्रॉपर्टी में अगर काम करना था तो मिस्टर बी ने क्या बोला कि हम इस प्रॉपर्टी में आपका काम करके दे देगा, आप मुझे क्या करो, इसका ओनरशिप इस कंप्लीशन का बाद में मुझे दे देना। तो अगर एग्रीमेंट बिटवीन परचेजर एंड सेलर, ये है परचेजर, ये है आपका सेलर, और पेड और रेडी टू पे कंसिडरेशन, टेकन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट का अंडर में एक काम कर दिया, पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया है। पार्ट परफॉर्मेंस करने का वजह से आपको क्या मिल रहा है, उस कंपेंसेशन का बेनिफिट में आपको प्रॉपर्टी मिल जा रहा है। तब जिनका पास ये प्रॉपर्टी गया है उनको डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एओपी, वहां पे क्या है, कोई भी मेंबर है, कहाँ है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, किनको वहां पे किनको माना जाएगा, मेंबर एक को डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा, अगर कोई भी एक मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एओपी को अगर एक बिल्डिंग अगर अलॉट होता है अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, तब उनको क्या बोला जाएगा, डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपको ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग किसका है, कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। कोऑपरेटिव, ये पूरा प्रॉपर्टी किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या कर दिया, इस साइड का लास्ट का ग्राउंड फ्लोर का जो रूम है वो एक मेंबर को अलॉट कर दिया है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लेकिन ये बेनिफिट अगर अपना ही कोई एक मेंबर को मिल जाता है अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, तब इस मेंबर को हम लोग डीम्ड ओनर बोल के मानेंगे और इसका ऊपर में उनको टैक्स लगेगा। इम्पार्शियल स्टेट मतलब क्या है, अगर आपका प्रॉपर्टी है और यहाँ पे क्या है, कोई है नहीं आपका, और आपका लीगल हेयर कोई नहीं है, तो लीगल हेयर का बदली अगर आपको प्रॉपर्टी में फैमिली में सबका क्या हो गया, खत्म हो गया सब लोग,
फिर उनका लीगल हेयर को कोई भी अगर प्रॉपर्टी मिलता है, एसेट मिलता है, जितना भी आपको एसेट मिलेगा वो ओनर नहीं है, तो वही क्या बन जाएगा, आपका लीगल हेयर जो है वो आपका डीम्ड ओनर बन जाएगा। फिर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक बिल्डिंग का राइट मिला है। राइट मतलब क्या है, आपको पावर मिला है कि इस बिल्डिंग का हम कुछ काम करें, कंस्ट्रक्शन करें, इसका रेनोवेशन करें। ये किसको मिला है, कोई एक इंडिविजुअल या पर्सन को मिला है। क्या है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपको क्या मिला है, उसका पावर मिला है। तो इन पर्सन को डीम्ड ओनर तब माना जाएगा जब क्या है, आपने इस प्रॉपर्टी को लीज में लिया है, और लीज कब का है, ये फॉर मोर देन 12 ईयर्स होना पड़ेगा आपका। अगर 12 ईयर्स से ज्यादा रहता है लीज, तब आपका जो भी इंसान ने इस प्रॉपर्टी को लीज में लिया है, लीज में ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए लीज में लिया है, तो इस राइट का वजह से उनको डीम्ड ओनर बोल के माना जाएगा। तो सेक्शन 22 ने आपने देख लिया, सेक्शन 22 देख लिया है। सेक्शन 27 में आपने डीम्ड ओनर भी देख लिया है। अभी आपका आ गया सेक्शन 23, जो कि आपको बोल रहा है कि कंप्यूटेशन मुझे कैसे करना है। कंप्यूटेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एनुअल वैल्यू। तो पहला आ गया क्या, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मुझे म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर हम पे कर रहा है तो उसको लेस कर देना है। उसका बाद में आपका निकल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24 आपको 2 डिडक्शन दे रहा था, उन 2 डिडक्शन को आपको लेस कर देना है। उसका बाद में जो भी निकलेगा वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर अभी आ गया क्या, आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपको क्या देखना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में आपका 3-4 चीजें रहता है। पहला आ गया क्या, FR, MV, एक्सपेक्टेड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, और ये आपका एक्चुअल रेंट। इन 4-5 को आपको जानना पड़ेगा, तब जाके हम लोग क्या निकाल पाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो पहले क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का डेफिनेशन देख लेते हैं। Normally, income tax is charged on income, but under the head income from house property, tax is not charged on the rent earned from house property, but on the inherent earning capacity of the house property. Such earning capacity is termed as annual value. ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आपका अर्निंग कैपेसिटी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोला जाएगा। लेकिन उसमें पहले मुझे जानना है कि FR मतलब क्या है, फेयर रेंट मतलब क्या है। फेयर रेंट वो होता है कि एनी रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी कैन बी टर्म्ड एज फेयर रेंट। क्या है, ये आप एक एरिया में रह रहा है और आपका इस एरिया में 3-4 बिल्डिंग है। ये वाला प्रॉपर्टी किसका है, आपका है। इसमें अगर आपको 2000 का रेंट मिल रहा है पर रूम में, तो ये आप भी क्या करेंगे कि मेरा फेयर एस्टिमेट क्या है कि मुझे भी 2000 रुपया का रेंट मिलना चाहिए। तो इसी को आपको क्या बोला जाएगा, फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब क्या है, आपका लोकेलिटी में जितना भी रेट गिर रहा है उसका एजम्पशन का बेसिस में आप भी एक्सपेक्ट कितना कर सकता है अपना प्रॉपर्टी से, तो उसको हम लोग फेयर रेंट बोलेंगे। फिर आता है आपका म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, एनुअल प्रॉपर्टी ऑफ
एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होता है जो कि डिसाइड किया जाता है म्यूनिसिपैलिटी से, और उसी का बेसिस में ही म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू क्या करता है, आपको म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लगाता है। आपका म्यूनिसिपैलिटी क्या करेगा, आपका प्रॉपर्टी का एक वैल्यू निकालेगा और वैल्यू का सम परसेंटेज क्या करेगा, आपको एज म्यूनिसिपैलिटी टैक्स आपको चार्ज करता रहता है। तो वहां से आपको म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू निकल गया, वो कौन डिसाइड किया, आपका म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड किया। फेयर रेंट कौन डिसाइड किया, ये आपका लोकेलिटी डिसाइड किया है। फिर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो कौन डिसाइड करेगा, स्टैंडर्ड रेंट है कि आपका रेंट कंट्रोल एक्ट, ये रेंट कंट्रोल एक्ट रहता है अपना अपना स्टेट का। तो आपका स्टेट का रेंट कंट्रोल एक्ट आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट का जितना भी लिमिट सेट कर दिया होगा वो हो गया आपका स्टैंडर्ड रेंट। मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट प्रिवेलिंग इन द स्टेट इज योर एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड रेंट। फिर आ गया क्या आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, फेयर रेंट वर्सेस म्यूनिसिपल वैल्यू सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब क्या है, आपको पता है कि मेरा लोकेलिटी में मुझे 2000 रुपये का पर मंथ का रेंट मिलना चाहिए, लेकिन आपका म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू आपको बोल रहा है कि आपको 2500 रुपया मिलना चाहिए। ये कहां से पता चला आपको, म्यूनिसिपैलिटी ने डिसाइड करके रखा हुआ है। आपको पता चल रहा है कि मुझे तो मिलना चाहिए 2000 रुपया, मेरा लोकेलिटी में 2000 रुपये का रेट चल रहा है और म्यूनिसिपैलिटी ने बोला है कि आपको 2500 मिलना चाहिए। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा उतना आपको मिलना चाहिए मिनिमम। ये हो गया आपका म्यूनिसिपैलिटी रेट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आ गया आपका, इन दोनों में से हायर इज 2500। फिर वहां पे अभी हम लोग दिखेगा कि आपका स्टैंडर्ड रेंट क्या है। स्टैंडर्ड रेंट के लिए मुझे रेंट कंट्रोल एक्ट देखना है। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट अगर 3000 बोल के रखा है कि आप अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3000 फ्रॉम योर लोकेलिटी यू कैन रिकवर, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों में से आपका लिमिट कितना है। लिमिट है कितना आपका 3000 का, तो आपको वहां में से जो भी लोअर होगा 2000 और 2500, यहाँ पे विच एवर इज हायर, यहाँ पे आपने किसको ले लिया 2500 को। फिर इसका साथ में आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट का साथ में। स्टैंडर्ड रेंट और 2500 विच एवर इज, यहाँ पे आपको लोअर पकड़ना है। फेयर रेंट और मैक्स म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू विच एवर इज हायर, लेकिन सब्जेक्टेड टू एसआर, वो कभी भी स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2500, ये हो जाएगा आपका जीएवी हो जाता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये आपका पर मंथ का है, आप उसको इंटू 12 कर दीजिएगा, ये आपका ईयरली आपका कितना एनुअल वैल्यू होता है वो निकाल देगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, फेयर वैल्यू। फेयर रेंट आपने निकाला, फिर आपने म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू निकाला, उसमें से कोई हायर होगा पहले उसको निकालिए। फिर यहां पे जो वैल्यू निकला है विच एवर इज हायर आपको मिल गया है। फेयर रेंट और म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू विच एवर इज हायर आपने चूज कर लिया है। फिर आपको देखना था कि आपको फिर से कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट का साथ में, इसको कंपेयर करना है आपको वर्सेस स्टैंडर्ड रेंट का साथ में। यहां पे आपको विच एवर इज लोअर को पकड़ना है, कि आपको पता चल गया कि फेयर रेंट और मैक्सिमम रेंट, मुझे तो
2500 मुझे मिलना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड कितना है, आपको 3000 आपको मैक्सिमम आप चार्ज कर सकता है, लेकिन आपका इधर में 2500 है। मैक्सिमम आप चार्ज कर सकता है इतना, लेकिन आपको मिनिमम इतना तो मिलना चाहिए। तो आप क्या करेगा, मिनिमम इतना को ही आपको क्या पकड़ना है, एक्सपेक्टेड रेंट। आप कितना मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकता है, ये हो गया क्या आपका एक्सपेक्टेड रेंट। पहले आपका फेयर रेंट वर्सेस म्यूनिसिपलिटी वैल्यू लिखना। तो इन दोनों में से आपने किसको पकड़ना है, विच एवर इज हायर। क्यों पकड़ना है, कि आपको पता है कि मेरा इधर में 2000 चल रहा है और यहाँ पे मेरा 2500, तो हम कितना ज्यादा ले सकता है, कितना ज्यादा रिकवर कर सकता है, वो आपने पकड़ लिया। फिर आपको देखना पड़ेगा कि हम लो में कितना तक हम जा सकता है। अगर लो ने बोल दिया कि आप 3000 तक जा सकता है, तो आप मिनिमम हम कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, वो हो गया आपका, वहां पे आपको फिर से लोअर पकड़ लिया, क्योंकि आपने लो स्टैंडर्ड रेंट वर्सेस आपका जो भी रेंट था पहले का, उन दोनों में कंपेयर किया, आपने कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, उसमें से आपने लोअर पकड़ लिया। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट का साथ में आपको कंपेयर करना है। एक्चुअल रेंट मतलब क्या है, कि आपको जितना भी पैसा आपको मिल रहा है वो हो गया आपका एक्चुअल रेंट। जो भी रेंट आपको एक्चुअल में मिलेगा वो हो गया आपको एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट वर्सेस आपको एक्सपेक्टेड रेंट लेना है। पकड़ लीजिए, ये हो गया आपका एक्चुअल रेंट मिल रहा है। आपने मिनिमम एक्सपेक्ट करके रखा था कि आपको 2500 मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आपको मिल कितना रहा है, 2800। यहाँ पे एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपको एक्चुअल रेंट को ही जीएवी बोल के मानना है। अगर एक्चुअल रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो आप ज्यादा का ऊपर में आपका एनुअल वैल्यू निकालिए, कम का ऊपर में तो आप एनुअल वैल्यू नहीं निकालेगा। तो और फिर अगर एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, ज्यादा हो जाने से आप एक्चुअल रेंट को ही आपका जीएवी बोल के मान के चलेंगे। और फिर अगर एक्चुअल रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, और ये कम किस लिए है, ड्यू टू वैकेंसी है, तब आप एक्चुअल रेंट को ही आपका जीएवी बोल के लेके चलना है। अगर जीएवी का वजह से या वैकेंसी का वजह से अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है, तो एक्चुअल रेंट ही आपका जीएवी होता है। और एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो जो भी ज्यादा होगा वो आपका जीएवी हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा कौन था, एक्चुअल रेंट ज्यादा था, तो उसको जीएवी पकड़ दिया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है, तो उसको जीएवी पकड़ दिया। लेकिन अगर कम होता है एक्चुअल रेंट, वो अगर ड्यू टू वैकेंसी होता है, तभी एक्चुअल रेंट को जीएवी बोल के पकड़ना है, अदरवाइज नहीं पकड़ना है। पहले यहां पे आपको क्या पकड़ना है, अनरियलाइज रेंट। आपने लेट आउट करके रखा है, रेंट आउट किया है, या एक प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रखा हुआ है, तो आपको क्या मिल रहा होगा, रेंट मिल रहा होगा। तो उस रेंट को आपको पकड़ना पड़ेगा, जो कि हो गया आपका एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में से आपको पहले डिडक्ट करना है अनरियलाइज रेंट। जो भी रेंट आपको मिला नहीं है उसको पहले हटा देना है। तो यहाँ पे आपको किसको पकड़ना है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। आपको मिलना चाहिए था 2000 करके 12 मंथ्स, तो आपको 2000 करके आपको पकड़ लीजिए 10 मंथ्स का पैसा मिला है, तो 10,000 को पकड़ लीजिए, बाकी जिस महीना का आपको पैसा नहीं मिला उसको आपको लेस कर देना है। फिर आपको क्या है, आपको पता चल जाएगा कि मुझे
24,000 का बदली यहाँ पे 2,000 मेरा अनरियलाइज रेंट है, मुझे मिलना चाहिए था 22,000, लेकिन यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंट रह गया था आपका प्रॉपर्टी, वो भी कितना महीना के लिए रेंट रह गया था, वेकेशन आपका वैकेंट रह गया आपका 1 महीना के लिए मान लीजिए, तो बाकी जितना भी रह जाता है वो हो गया आपका एक्चुअल रेंट। पहले आपको लेना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, वहाँ पे आपको निकल गया कितना मिलना चाहिए, फिर वहाँ से आपको माइनस करना है जितना भी पैसा आपको नहीं मिला है, तो आपको मिलना इतना चाहिए था। फिर आपका अगर कोई भी वैकेंसी था उसी साल में, उसको आपको लेस कर देना है, फिर अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलना चाहिए था वो निकल जाएगा, और उसको क्या बोला जाएगा, आपका वो एक्चुअल रेंट बोला जाएगा। फिर जीएवी में हम लोग देख लिया है कि जीएवी देख लिया है, जीएवी में आपने फेयर रेंट देख लिया है, म्यूनिसिपलिटी वैल्यू देख लिया है, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, और आपने एक्चुअल रेंट देख दिया है। फिर उसका बाद में जीएवी का बाद में आपको क्या मिल रहा था, डिडक्शंस मिल रहा था। तो डिडक्शंस में आपको म्यूनिसिपलिटी टैक्स का डिडक्शन पहले मिल रहा था। तो डिडक्शन में क्या है, म्यूनिसिपलिटी का डिडक्शन आपको 2 कंडीशन में मिलता है कि ये जो डिडक्शन आपने लिया है म्यूनिसिपलिटी टैक्स का, वो आपको खुद को पे करना चाहिए, उसका बर्डन किसका ऊपर में गिरना चाहिए, एसएससी का खुद का ऊपर गिरना चाहिए। और अगर आपने उसी साल में अगर आपने म्यूनिसिपलिटी टैक्स को पेमेंट करके रखा हुआ है तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप अपना म्यूनिसिपलिटी टैक्स का पेमेंट जब भी करेंगे तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, और यहाँ पे कैश पेमेंट अलाउड है। प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया के लिए अगर आप म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस पेमेंट कर रहा है तब भी आपको उसका ऊपर में डिडक्शंस मिलेगा। म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस इज ग्रेटर देन जीएवी। तो पहले क्या होता है, जीएवी अगर पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपका 100 रुपीज है और म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस आपने 200 रुपया दे के रखा हुआ है, तो आपका नेट एसेट वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव 100 में आएगा। और नेगेटिव में 100 में आया मतलब क्या है, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है, लॉस में है। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम लॉस में हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है, और आपको वो सेट ऑफ में मिलेगा कि हम लोग लॉस को अदर इनकम का साथ में कैसे सेट ऑफ करता है। फिर सेकंड कंडीशन क्या था, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन और रिपेयर्स में मिल रहा था, जो कि आपका 30% का था। 30% क्या था, किसका मिलेगा आपको, एनएवी का आपको 30% मिल रहा था। जो भी आपको नेट एसेट वैल्यू निकलेगा, नेट एनुअल वैल्यू निकलेगा, नेट एनुअल वैल्यू का आपका 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। आप खर्चा करें या ना करें आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, फिर उसका बाद में आ जाता है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको एक्रूअल बेसिस में मिलता है, मतलब अगर आपका लिए ड्यू हो चुका है तब आप उसको एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। यहाँ पे आपको केस बेसिस में नहीं देखना है कि मैंने उस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो बात नहीं। यहाँ पे अगर आप पेमेंट नहीं कर रहा है लेकिन आपका ऊपर में ये चीज ड्यू होके रखा हुआ है, तब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लेम कर सकता है। म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस में आपको ड्यू बेसिस नहीं था, इंटरेस्ट ऑन लोन में आपका ड्यू बेसिस है, चलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक हो गया करंट ईयर इंटरेस्ट और एक हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन जैसे आपको नाम बता रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन का पहले अगर आपने लोन अगर आप ले रहा है तो आप लोन कब लेगा, घर बनाने का बाद में या पहले। तो आप घर बनाने का पहले अगर आपने लोन ले लिया है
तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन, जो भी इंटरेस्ट आपने पेमेंट कर रहा है घर बनने का पहले, कंप्लीशन ऑफ आपका बिल्डिंग होने का पहले अगर आपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया है वो हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने का, कंप्लीट होने का बाद में अगर आपने जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया है वो हो गया आपका करंट ईयर इंटरेस्ट। तो इन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन दो पार्ट में किस लिए डिवाइड किया जाता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन पहले क्या होना पड़ेगा, आपको लोन किस काम के लिए लेना पड़ेगा, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना पड़ेगा। इन सब का वजह से, इन सब का अलावा अगर आप दूसरा किसी भी वजह से अगर आप लोन ले रहे हैं, उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या आ जाता है कि आपको उस पीरियड का इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उस पीरियड को कंस्ट्रक्शन का पहले का, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट है बीच वाला, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का पहले में जितना भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा उन सबको आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आ जाता है। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या है, आपको एक टाइम पीरियड तक ही लेना है, फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, आपने जब से लोन लिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टार्ट पीरियड, टू 31 मार्च। आपका लोन अगर जून में खत्म हो रहा है तो आप क्या बोलेगा कि 1 अप्रैल 2022 में मैंने लोन लिया और मेरा लोन खत्म हुआ है 30 जून 2024 में खत्म हो रहा है। तो आप क्या करेगा, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन ले लेगा कि ये मेरा क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। लेकिन आपका सेक्शन 24 क्या बोल रहा है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपको जो भी डेट में कंप्लीट हुआ है उसका आगे का प्रीसीडिंग 31 मार्च को पकड़ना है। कब से पकड़ना है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लोन टू 31 मार्च। तो यहां पे कहां तक आएगा, 31 मार्च 2024 आ जाएगा। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2024 विल बी योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और अप्रैल 2024 से ये आपका करंट पीरियड में इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को आपको कहां तक पकड़ना है, फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टू 31 मार्च immediately prior to the date of completion of construction or date of repayment of loan whichever is earlier। इसको एग्जांपल्स में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बोला देखिए कि आपने लोन कब लिया है, 5 अक्टूबर 2020 में आपने लोन लिया है। तो आपका लोन का स्टार्ट का डेट क्या हो गया, 5/10/20 हो गया। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है आपका, 10 जून 21 में खत्म हुआ है। और आपने इंटरेस्ट पे कब कर दिया है, 5/10/20 में आपने इंटरेस्ट पेमेंट करके रखा हुआ है। इंटरेस्ट पेड फ्रॉम 5/10/20, यहां से आपने पेमेंट स्टार्ट कर दिया था, टू 31 मार्च को ही पकड़ेगा। आपका कंप्लीशन कब खत्म हुआ था, लेकिन आपको कंप्लीशन डेट को पकड़ना है, नहीं पकड़ना है, आपको कौन सा डेट पकड़ना है, 31 मार्च को पकड़ना है। 31 मार्च कौन सा पकड़ेगा आप, ये जून का 21 में खत्म हुआ है तो उसका पहले में कौन सा 21 आएगा मार्च का, तो मार्च 21 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5/10/20 टू 31 मार्च 2021 ये हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपने जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। मतलब अगर आपने ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने 1 लाख रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो आपको पहला ही साल आपको पूरी इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेम चीज इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है। फिर पहला साल आपको 20,000 मिलेगा, नेक्स्ट आपको 20,000, फिर ऐसा करके आपको 5 साल आपको डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन ये किसका लिए है, फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है।
नॉर्मल केसेस में आपको ये चीज इंस्टॉलमेंट बेसिस में आपको डिडक्शंस नहीं लेना है। फिर डिडक्शन क्या है, आपको लिमिट रहता है, लेकिन ये लिमिट कब है, किसका लिए है, फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, अगर आपने लेट आउट करके रखा है प्रॉपर्टीज को तो आपका कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। सेक्शन 24 में आपने डिडक्शन ले लिया है और डिडक्शन का लिप पकड़ लीजिए, टोटल डिडक्शन आपको कितना मिल रहा है, 3 लाख का डिडक्शन मिल रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा जो प्रॉपर्टीज में हम डिडक्शन क्लेम कर रहा है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है या नहीं है। अगर ये जो प्रॉपर्टीज के ऊपर में हमने डिडक्शन ले रहा है वो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है, अनऑक्युपाइड नहीं है, तो इसका मतलब उसका ऊपर में कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। अगर जो प्रॉपर्टी का ऊपर में हम क्लेम कर रहे हैं वो सेल्फ ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका ऊपर लिमिट रहेगा, लेकिन लिमिट कितना का रहेगा, अप टू 2 lakhs और 30,000। अप टू 2 lakhs क्या होगा, कब होगा, अगर आपने लोन लिया है 1999 का बाद में, और किसके लिए लिया है आप, फॉर एक्वायरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन खरीदने करने के लिए आपने लोन लिया था। और अगर आपने कंस्ट्रक्शन खरीदने करने के लिए लोन लिया है तो वो कंस्ट्रक्शन विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ लोन आपका खत्म हो जाना पड़ेगा और तभी जाके आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसका डिडक्शन का लिमिट रहेगा आपका 2 लाख तक। और अदर देन दिस अबव केस, आपने अगर कोई भी लोन लिया है तो आपको लिमिट रहेगा कितना, 30,000 का। मतलब आपने एक्वायर करने के लिए लोन नहीं लिया है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन नहीं लिया है, रेनोवेशन के लिए लोन लिया है, रिपेयर के लिए लोन लिया है, तब जाके आपको लिमिट रहेगा कितना, 30,000 का। लेकिन रेनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन का आपको लिमिट क्यों रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है। अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नहीं रहता तो ये भी लिमिट आपका पास नहीं रहता। यहाँ पे आपको लिमिट कितना का रहेगा, 20 lakhs और 2 lakhs फॉर एक्वायरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड 30,000 फॉर रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन ऑफ लोन। यहाँ पे देख लीजिए, लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आपने अगर लोन लेके रखा हुआ है और आप इसी लोन को, हाउस प्रॉपर्टी का लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, फिर से पुराना वाला लोन को रीपे करने के लिए आपने फिर से एक नया लोन ले लिया, तो नया वाला लोन में जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका भी इंटरेस्ट आपको एक्सपेंसेस अलाउड होगा, लेकिन इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट जो भी होगा वो अलाउड नहीं होगा। आपने कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन पेमेंट किया है लोन अरेंज करने के लिए, उसका ऊपर में कोई भी एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप लोग को ये वाला जो चार्ट है ये एक बार देख के आना है, फिर बाद में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी को कंप्यूटेशन हम लोग करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी का टाइप, यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस में आपको कंप्यूटेशन करके दिखा हुआ है कि सेल्फ ऑक्युपाइड होने से आपको किस चीज का मिलेगा, म्यूनिसिपलिटी टैक्स पेड आर नॉट अलाउड एज डिडक्शंस। क्या है, आपने सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपने लेके रखा हुआ है, तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको किसका डिडक्शन मिलेगा, फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको मिलेगा, अदरवाइज बाकी सबका नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्युपाइड डेस्क में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में जीएवी नॉर्मली क्या होता है, नील होना चाहिए। नील क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपने क्या कर रहे हैं, फेयर रेंट नहीं मिलेगा। और आपको ये चीज पहले ही पता होना चाहिए कि आपको सेक्शन 22 में आपने जो एक्सेप्शंस पढ़ा था, एक्सेप्शंस में आपको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी लिखा था कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में एक्सेप्शन में है, तो मतलब क्या है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा अंडर हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू।
तो इसी का वजह से क्या हो गया आपका, इसका जीएवी नील है। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो है वो भी क्या रहेगा, नील रहेगा। लेकिन आपको किसका डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का ही खाली डिडक्शन मिलेगा। ये हो गया आपका सेल्फ ऑक्युपाइड। सिमिलरली लेट आउट, डिम लेट आउट और बाकी सबको आपको देख के आना है, फिर हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे।